अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनको रीच आउट करना किस तरह है। मेरे केस में इस तरीके से मैं देखता हूँ कि सबसे पहली चीज़ वो कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फेसबुक पे नहीं है। कुछ जो है लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना पहले थोड़ा टाइम उनसे अगेन कुछ चीज़ें अब डिफरेंट होंगी मेरे लिए, क्योंकि अगेन वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, लोगों को आइडिया हो जाता है, गेस्ट वगैरह उस तरह। लेकिन अगर जिस तरह मैं शुरू में बताऊँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया वो ये है कि मैं कुछ लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज करता हूँ उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जी। ठीक है। रिएक्ट करना, कमेंट करना, आप सोचे कि 4 या 5 दफ़ा अगर आपने किसी को रिएक्ट किया हो, एंगेज किया हो, कमेंट किया हो प्रॉपर, स्टोरीज पे रिप्लाई दिया हो, अगेन वैल्यूएबल, उससे ये होगा कि उसको आप वो आपको बार-बार देख रहा है, ठीक है। और जी। उससे फिर स्लोली याद हो जाएगा कि यार एक लड़का है, उसका नाम रेहान है और वो ये काम, एंड देन फिर आप उसको रीच आउट करते हो अपने पॉडकास्ट के लिए। और मेरी एक प्रॉपर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ उसका वो किस तरीके से है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को रीच आउट करना है तो हे माय नेम इज़ आरजे अहमद, आई हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड इंटरव्यूज विद एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ मैं पॉडकास्ट करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स का हु आर सुपर ऑसम इन द निशेस। आई हैव इंटरव्यूड ओवर 150 एंटरप्रेन्योर्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से गेस्ट मैंने इंटरव्यू किए हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हैं तो लेट्स से अगर आपने कोई रेलेवेंट नेम्स किए हैं, जिस तरह सर रेहान वाला है, तो अगर आप किसी और को रीच आउट करें तो उनके नेम्स को लेवरेज करें, ताकि वो दूसरे बंदे को बता सके ये चीज़ कि आप ऑलरेडी हाई कैलिबर गेस्ट को इंटरव्यू पे लेकर आए हुए हैं। तो जी। मेरे केस में लाइक आई इंटरव्यू रसल ब्रॉनसन, ये आई वुड लव टू हैव यू ऑन द शो फॉर 30 मिनट्स। मैं उनको बता रहा हूँ कि कितने टाइम का इंटरव्यू होगा, ठीक है। आइदर सेंड मी योर कैलेंडर, उनको मैं कह रहा हूँ, और लेट मी नो हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि स्पेशली जो बिजनेस ओनर्स है ना, जी। इनके कैलेंडर्स इनके असिस्टेंट भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं ना कि अगर आपके पास आपका कैलेंडर नहीं है और आपके असिस्टेंट के पास है, हमें ये बताओ कि आपका असिस्टेंट कौन है, असिस्टेंट का ईमेल क्या है, और फिर हम उसको ईमेल करते हैं और आगे आपको बुक करते हैं। तो अगर वो मुझे रिप्लाई करते हैं और मुझे कहते हैं ये असिस्टेंट का ईमेल है, मैं नॉर्मली ये करता हूँ उसी मैसेज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ एज अ प्रूफ, जी। उसके असिस्टेंट को ईमेल करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटरव्यू दिस पर्सन ऑन द शो, ही ऑलरेडी सेड यस ब्रैकेट में डाल के, और फिर उसको मैसेज भेजता हूँ कि इसने ऑलरेडी कह दिया है, और प्रूफ जो है वो स्क्रीनशॉट मैंने उसको प्रोवाइड किया होता है। अब मुझे कोई प्रॉपर टाइम बताएं और उसको हम बुक करते हैं कैलेंडर पर, जी। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी स्क्रिप्ट है और इट वर्क सिंपल एज इट इज़, क्योंकि यही स्क्रिप्ट एग्जैक्टली मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, जितने पॉडकास्ट क्लाइंट्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे मजे की बात ये है कि ये इंटरनेट में मैंने अवेलेबल रखी हुई है फॉर फ्री, और सिंस वो फ्री है लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते और मेरे से पूछते हैं कि आप क्या स्क्रिप्ट यूटिलाइज करते हैं। मैंने कहा मेरी स्क्रिप्ट मेरे प्रोफाइल की लिंक में अवेलेबल है, बस आपने कभी देखी नहीं है और आपने कभी उसको यूज़ नहीं किया, और फिर आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी। क्योंकि सिंस वो वहाँ अवेलेबल पड़ी हुई है फॉर फ्री। सो ये मेरा आउटरीच का उनके साथ मेथड है। एंड देन अगेन दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि लेट्स से उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरा काम ये है कि मैं कॉन्स्टेंट फॉलो अप्स करूँ, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। आप यकीन माने एक टाइम मुझे 1 साल लगे गेस्ट को फॉलो अप करके फिर उसको बुक करने में। फिर जाकर उसने मैसेज देखा और फिर हमने उसको इंटरव्यू को बुक किया। और फिर क्योंकि देखें जब आप किसी को इन्वाइट करें इसका मतलब है कि वो आपकी अपनी पर्सनल नीड है, आप चाहते हैं कि वो आपके पॉडकास्ट पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि आपको उसका टाइम चाहिए, राइट। अगर आप ये कहेंगे कि मैं क्यों उसको फॉलो अप करूँ, क्यों नहीं आ रहा मेरे पॉडकास्ट पे, मैं तो नहीं इस तरह फॉलो अप करूँगा, इसका मतलब ये है कि अब अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उसको ये इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मुझे रिप्लाई ही नहीं देता, मैं तो नहीं क्यों। अगर सिंस अगर आपका रियली दिल है कि आप उसको लेकर आओ, उसका मतलब ये है कि आपको उसके टुवर्ड्स वर्क करना पड़ेगा, जी। कॉन्स्टेंट फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करें, इंस्टाग्राम पे ट्राई करें, ईमेल पे ट्राई करें, और देखेंगे वो रिप्लाई उस तरीके से देता है कि नहीं। तो जी। फिर वो जो कांस्टेंट फॉलोअप्स होते हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसके अंदर ईगो को बीच में लेकर आना वो इज़ नॉट अ वाइज चॉइस। हमेशा अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया ठीक है, 1 हफ्ते बाद रिप्लाई फॉलोअप करें, 2 हफ्ते बाद। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेजोरिटी लोग गेस्ट बुक ही नहीं कर पाते। क्यों? एक मैसेज करते हैं और फिर आगे वो फॉलोअप करते ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ माइंड में रख के पॉडकास्टिंग स्टार्ट करें? देखिए मैं जो एडवाइस करूँगा ना, पॉडकास्ट कह रहा हूँ, अगर कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टार्ट अ पॉडकास्ट फॉर बीइंग फेमस, ठीक जी। है। एक चीज़ अपने दिमाग से निकालें कि फेमस होने के ना अच्छे और बुरे दोनों तरीके होते हैं। तो फेमस वाला चक्कर तो अपने दिमाग से निकाल दें कि फेमस होना है हमें। फेमस देखिए, फेमस आपके जब काम अच्छे उम्र आप हो जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं था फेमस होने का, ये होने का, वो अभी स्टिल काफ़ी लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन जिनको पता है उन्हें पता है कि यार क्या वैल्यू है टेबल पे वगैरह, उनको आइडिया है, ठीक है। और मुझे बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फेमस नहीं हूँ। और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपका कंटेंट इतना अंडररेटेड है, इतने व्यूज़ होने चाहिए। मैंने कहा आपने सिंस कहा ना कि मेरा कंटेंट अंडररेटेड है, मेरे लिए वही विन है।
नहीं आप कह रहे हैं कि कंटेंट इतना अच्छा है कि वो और ज़्यादा जाना चाहिए तो वो चले जाएगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फेमस वाला जो चक्कर अगर कोई सोच के आ रहा है ना वो निकालें। सेकंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर किस वजह से रहे हैं। एक तो फेम होता है ना, दूसरा होता है कि आप मॉनेटरी गेन के लिए करें कि पैसे आएंगे ये वो, या आप अपनी अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए करें। अगर जी आपको ऐसी क्लैरिटी नहीं है ना कि आप किस वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट करें, तो आप 10 एपिसोड बाद छोड़ देंगे, 20 एपिसोड बाद छोड़ देंगे, तो आप क्लियर ही नहीं है आप असल में करना क्या चाह रहे हो उस पॉडकास्ट से। मेरे केस में मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एक अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए, सेकंड नेटवर्किंग के लिए, थर्ड क्लाइंट्स के लिए। ये तीनों चीज़ें मेरे पॉडकास्ट से जो है फुलफिल हो रही जी हैं। सिंस वो क्लियर है मेरे लिए, तो इसी वजह से मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि क्यों मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए। अब जो लोग क्लियर ही नहीं है वो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं छोड़ देते हैं, तो फिर स्टार्ट क्यों किया था? क्यों वो क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप पैसों के लिए करें, अथॉरिटी के लिए करें, नेटवर्क के लिए करें, या तीनों के लिए करें, या तीन में से कोई भी दो करें। ये जब आपको क्लियर होगा ना, फिर आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें फेमस होना है। काफ़ी लोग हैं जो बहुत फेमस है लेकिन बहुत ब्रोक है, उनके पास पैसा भी नहीं है। और काफ़ी लोग हैं जो फेमस बिल्कुल नहीं है और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लिमिटेड ऑडियंस से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके पास एक ऐसी सेट ऑफ ऑडियंस है ना जो आपको पैसे देने के लिए राजी है, आपकी सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, वो जी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑडियंस। वो इसी वजह से जो है ना वो कामयाब है एक छोटी ऑडियंस के साथ भी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एडवाइस दूंगा मैं अगर कोई भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप पॉडकास्ट के अलावा भी कोई कंटेंट करते हैं या सिर्फ अभी आप पॉडकास्ट ही करते हैं नहीं, अपने पॉडकास्ट के सोशल? अलावा मैं कंटेंट करता हूँ। आप ये समझ लें कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया पॉडकास्ट के अलावा, वो मैं काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मेरे दिमाग में कभी भी कोई चीज़ आ जाती है ना, अभी मैंने रिसेंटली पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो हवा में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। जी मेरे दिमाग में था कि मैंने रिकॉर्ड करनी है, और वो कंटेंट भी रिकॉर्ड मैंने किया था अराउंड ट्रस्ट, कि बिजनेस नॉर्मली इज अराउंड ट्रस्ट ट्रस्ट होता है। और वो इतनी परफेक्ट लोकेशन इसी वजह से थी क्योंकि मैं दूसरे बंदे को ट्रस्ट करके पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और उस चीज़ के अराउंड मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में कभी भी किसी चीज़ के अराउंड कंटेंट आता है मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, बेशक वो बिजनेस का हो, पर्सनल डेवलपमेंट का हो, माइंडसेट का हो, तो वो जी कंटेंट चल रहा होता है। एंड देन लॉन्ग फॉर्म का भी मेरा इसी तरीके से है। तो पॉडकास्ट के अलावा अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर रिव्यू कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ इस तरीके से, जो कि मैं पर्सनली यूज़ और इंडोर्स कर सकता हूँ, जी तो उसके अराउंड भी मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो पॉडकास्ट के अलावा भी काफ़ी कंटेंट, लेकिन पॉडकास्ट बहुत अच्छा तरीका होता है कंटेंट के लिए, बिकॉज आप सोचें कि 30 मिनट का पॉडकास्ट हो, वो 30 मिनट का पॉडकास्ट फेसबुक पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, जी उसके बाद वो रीपर्पस हो रहा है, उसमें से 5 या 6 रील्स बन रही हैं जो कि इंस्टाग्राम में भी पोस्ट हो रही है, टिकटॉक पे भी पोस्ट हो रही है, फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही है, यूट्यूब पे भी पोस्ट हो रही है। सिर्फ एक पॉडकास्ट वो जी किस तरीके से रीपर्पस हो रहा है, तो इस वजह से मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल उसके अलावा जो मैं काफ़ी कंटेंट जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कंटेंट प्रोडक्शन एजेंसी आपने किस सोच के साथ स्टार्ट की थी? असल में जिस टाइम मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और आई थिंक 8 या 9 एपिसोड हो गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वही सवाल था जो अभी भी चल रहा होता है कि यार कैसे एक लड़का जो है वो 20 साल का पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू कर रहा है, वो भी इंग्लिश के अंदर। तो हर बंदे ना मेरे से कॉन्स्टेंटली यही चीज़ पूछ रहा होता था, किस तरह करे हो आप, किस तरह करो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो उस टाइम में जो है पहले तो मैंने पॉडकास्ट और गेस्ट बुकिंग का मैंने कोर्स लॉन्च किया था पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में नहीं, और फिर लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोर्सेज में नॉर्मली जो है ना वो इस तरह होता है कि 100% कम्प्लीशन रेट तो नहीं होता, जी 100% सक्सेस रेट भी नहीं होता ओवरऑल। जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उस चीज़ को लेके चल रहा है। तो और फिर दूसरा इशू ये था कि वो रेवेन्यू वाइज भी हमारे लिए उस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, कि आप जी ये समझे कि वो हर मंथ आप जीरो से स्टार्ट करें, आप कोर्स सेल करें, देन फिर आप अगेन जीरो से स्टार्ट करें, फिर आप कोर्स सेल करें, अगेन जीरो से स्टार्ट करें। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे लिए पर्सनली जो है वो आप ये समझ लें कि एक तो बारे में नहीं थी, देन स्टूडेंट्स उस तरीके से रिजल्ट भी जनरेट नहीं करते अपने लिए, क्यों वो काम नहीं कर रहे होते उस तरीके से। मैंने कहा यार ये तो बारे में नहीं है। तो फिर जो है ना फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों अगर हम एक डन फॉर यू सर्विस स्टार्ट करें प्रोडक्शन की, क्लाइंट्स को रिटेनर चार्ज करें और फिर उनके साथ उनका पॉडकास्ट स्टार्ट करें और उसको ग्रो करें। तो फिर इस वजह से जो है फिर पॉडकास्ट प्रोडक्शन के अंदर हम आए और हमने क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। शुरू में ज़रा चैलेंजेस आए स्पेशली फर्स्ट क्लाइंट के साथ, क्योंकि एक तो मैं उस क्लाइंट को अकेले हैंडल कर रहा था, और इसका मतलब ये कि अब मेरे पास दो चीज़ें हैंडल करने के लिए थी, एक अपना पॉडकास्ट है उसका। तो जी वो ना काफ़ी बर्न आउट हो गया था मैं सिर्फ दो ही चीज़ों से, यानी कि एक अपना पॉडकास्ट और उसका पॉडकास्ट हैंडल करते हुए मैं तो बर्न आउट हो गया था। मैंने कहा यार ये तो हैंडल ही नहीं हो रही चीज़ें, सारी चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। तो उसके साथ हमने 2 महीने काम किया, तो फिर हमारा काम जो है उसके साथ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि क्या चीज़ें जो है वो गलत है। एक तो ये कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका काम आउटसोर्स करके हैंडल करे। अगेन सिर्फ आउटसोर्स मॉडल नहीं, जी ठीक है, आउटसोर्सर्स नहीं, आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए जिसके साथ इवन प्रोजेक्ट बेस में काम करे, लेकिन वो आपको फिर आपका सिस्टम का पार्ट हो। ठीक है, उस तरीके से नहीं कि जो मेजोरिटी लोग करते हैं वो आउटसोर्स करके सीधे कभी फाइवर पे कभी अपवर्क पे, इस तरह नहीं। आप वो या तो उस तरह का काम कर भी रहे हैं, अगर वहाँ से वो पे ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर वो आपके सिस्टम का पार्ट होना चाहिए।
तो मेरे केस में यही, फिर मैंने पहला जो है जो पहली हायर की वो पहला वीडियो एडिटर हायर किया, तो थोड़ा वर्कलोड एलिमिनेट हुआ, नंबर ऑफ हैंड्स इंक्रीज हुए, 2 हाथ से 4 हाथ हो गए। तो इस तरीके से फिर ग्राफिक डिजाइनर ऐड किया वगैरह वगैरह। तो फिर जो है ना वो चीज़ें ज़रा समझ आने लगी कि किस तरह से कंटेंट प्रोडक्शन को हैंडल करना चाहिए।